3 करोड़ का प्रोजेक्ट। 3 करोड़ जितना सुनने में आसान लगता है, दरअसल अगर एक बंदा जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है, उसे 25 साल लगेंगे 3 करोड़ कमाने में। और उसी की जगह पे अगर आपकी तनख्वाह 25,000 है तो आपके 100 साल कहीं नहीं गए। इस कीमत का प्रोजेक्ट और इतना स्केल में विशालकाय प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमें विधानसभा की छत पे 75,000 किलो लोहा रखना था। यह बराबर हो गया 20 से 25 फुल साइज के एलिफेंट्स को चढ़ाना विधानसभा की छत पे। और वो भी एक ऐसी छत जो कि 1912 की निर्मित है, 100 साल से भी पुरानी। और अगर हम ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते तो फिर ये प्रोजेक्ट एनुअली 90 से 95 लाख रुपए की बिजली बनाएगा। और इतने मैसिव प्रोजेक्ट को एक बंदर ने बचाया। सही सुना आपने, कोई ऑडियो मिस्टेक नहीं है, एक बंदर ने बचाया। अब जो मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं, एक्चुअल में बिना किसी स्क्रिप्ट के बना रहा हूं, केवल इंट्रो के लिए छोटी सी लिखी थी बस। क्यों? क्योंकि ये वाली वीडियो में ना मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट का निचोड़ के आपको 10 से 15 मिनट में बताने वाला हूं। तो ये वाली वीडियो हर उस बंदे के लिए जरूरी है जो सोलर सेक्टर में काम करता है, हर उस होम ओनर के लिए जरूरी है जो सोलर लगा चुका है या फिर लगाने वाला है, हर उस स्टार्टअप फाउंडर के लिए जरूरी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ काम करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। अगर ये नॉर्मल 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट होता ना, मैं इस पे वीडियो बनाता भी नहीं। बट ये प्रोजेक्ट एक हेरिटेज बिल्डिंग का, 1912 की निर्मित दिल्ली विधानसभा का, तो ये सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है देखना। और दूसरी चीज, ये वाला प्रोजेक्ट अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरीके से हेरिटेज बिल्डिंग को भी सोलराइज करा जा सकता है, उसका बिल जीरो करा जा सकता है। तो देखो, कहानी नहीं मतलब एक्चुअल जो चीजें हुई उसकी शुरुआत होती है अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में। हमारे पास एक कॉल आता है कि भाई आप हमारी छत का आके इंस्पेक्शन करो, और यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 2 साल पहले हमने 200 किलोवाट का सोलर लगवाया है, वो काम नहीं कर रहा, अब हमें इसे हटाना है, इसकी जगह पे 500 किलोवाट लगाना है। हम जाते हैं विधानसभा की छत पे। आप अगर विधानसभा देखोगे, ये एक कंपोजिट स्क्वायर नहीं है, ये बिल्डिंग पूरी की पूरी गैलरी फॉर्म में बनी हुई है, जिसका एक एंड से दूसरा एंड भाई साहब 1.5 किलोमीटर है। इतना जाइगेंटिक फैला हुआ है विधानसभा। ऐसी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस पे हमने काम करा। तो सबसे पहले जब हम वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद हमारा पहला इंप्रेशन था, सारे पैनल्स टूटे फूटे पड़े और लिटरली पैनल्स उल्टे पड़े हुए हैं, जो कि शायद बिजली बना रहे होंगे उनके हिसाब से। बट मंकीज ने जगह जगह से वायर काटी हुई थी, स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ था, पैनल स्ट्रक्चर से हटके दीवार के सहारे लगे हुए थे। तो हमने इतनी बुरी दशा में वो 200 किलोवाट का सिस्टम देखा, जिसको लगे हुए अभी महज 2 साल हुए थे। अब मुझे नहीं पता ओपनली ये सब चीजें इतनी ओपन तरीके से शेयर करना ठीक है, बट जो मैं फील कर रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ में डायरेक्टली शेयर कर रहा हूं। हमारे से पहले बहुत सारे ईपीसी उस साइट पे आए थे और सबने मैक्सिमम बोला था कि इस रूफ एरिया में हम लोग 300 किलोवाट तक ही सिस्टम लगा सकते हैं। स्ट्रेच कर देंगे, अगर हम खींच देंगे तो 350 आ जाएगा। हमारे सामने चैलेंज था कि भाई इसको 500 लगाना है। देखो, यहां पे ईपीसी की भी गलती नहीं थी, वो अपनी प्लेबुक के हिसाब से खेल रहे थे, मगर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें प्लेबुक थी ही नहीं, इन्वेंट करनी थी। तो एक्चुअल में हमने ये चीज डिसाइड करी कि भाई अभी अगर हम रूफ की बाउंड्रीज के बीच में पैनल्स को रखते हैं तो हम कम पैनल्स लगा पाएंगे। इंस्टेड अगर हम स्ट्रक्चर को एलिवेट कर देंगे तो हम ज्यादा पैनल्स लगा पाएंगे। हम आधे आधे पैनल्स रूफ की बाउंड्री के बाहर भी निकाल सकते हैं दोनों साइड से। मगर यहां पे आता है दूसरा सवाल, कितना ऊंचा। हमने डिसाइड करा दोस्तों कि हम 14 फुट हाइट लेंगे। इसके 2 रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि ऑफकोर्स हमें ज्यादा स्पेस मिल जाएगा जिसमें हम 500 किलोवाट फिट कर पाएंगे, और दूसरा रीजन था कि इस बिल्डिंग के दोनों साइड ट्री की कैनपी थी। मतलब जितनी दिक्कतें आप सोच सकते हो सारी, अभी आगे और भी हैं, वो भी बताऊंगा। तो हम अगर इतना हाई राइज स्ट्रक्चर ले जाएंगे तो हम ट्री की कैनपी को भी अवॉइड कर देंगे और पेड़ की शैडो कम से कम पैनल्स पर आएगी। हमने साइट का ड्रोन सर्वे करके 500 किलोवाट बोल दिया कि लग सकता है पैनल की प्लेसमेंट के साथ में। और उसके बाद में असली खेल शुरू होता है कब? जब इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होता है। उससे पहले हमारी टीम को या फिर हमारे किसी इंजीनियर को ब्रीफ नहीं मिला था कि भाई ये हेरिटेज बिल्डिंग है और इसके लेंटर में आपको छेद नहीं करने हैं। और अगर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो ये चीज अच्छे से समझ सकता है कि बिना लेंटर में होल करे 14 फुट हाई स्ट्रक्चर को लगाना, और वो भी जिसमें पैनल एंगल्ड रहते हैं, विंड पॉकेट बनता है, हवा का ड्रैग सबसे ज्यादा होता है,
इम्पॉसिबल है। हमने जब पुराने स्ट्रक्चर को वहां से हटाया तो हमने देखा कि एक्चुअली पुराने स्ट्रक्चर में भी लेंटर में छेद नहीं हुए हैं, और वो स्ट्रक्चर इसीलिए टिक गया क्योंकि वो लो राइज स्ट्रक्चर था, पैराफीट वॉल्स के अंदर आ रहा था, तो हवा का ड्रैग उस स्ट्रक्चर पे नहीं था। तो होल करो या फिर नहीं करो, इतना फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो टाइम था, यहाँ पे वो मोमेंट था कि हम ये प्रोजेक्ट शायद छोड़ ही देते और शायद हम इसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो एक शाम की बात है, हम 5 इंजीनियर्स, मैं भी वहीं पे था, हम लोग बैठे हुए थे। दरअसल बिहाइंड द सीन एक चीज बताता हूँ, विधानसभा का इतना बड़ा, इतना ग्रीन कॉम्प्लेक्स है, अगर बारिश हो जाए एक बार ही ना, तो वहां पे बैठ के बात करने में आपको उसकी छत पे बहुत आनंद आता है। तो हम सब लोग भी वहां पे बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को हमें फर्दर कैसे मूव करना है। अभी तक एक नट भी नहीं था साइड पे, हमारी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स चल रही थी, अलग अलग ड्रॉइंग्स हमने बना के हटा दी थी, और अब हम शाम के समय में बैठ के लिटरली वहां पे रिलैक्स कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि हम फिगर आउट कर रहे थे कि बिना लेंटर में ड्रिलिंग करे हम इतना हाई राइज स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे। हम नई नई जगह फिगर आउट कर रहे थे कि पैनल इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं तो लो राइज स्ट्रक्चर में ही काम हो जाए, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था उस समय पे। उसी समय पे हमारी टीम का एक इंजीनियर देख रहा था बंदर को। अच्छा, अब जो ये विधानसभा का एरिया है रिज एरिया के पास है, तो यहाँ पे बंदर मैसिव अमाउंट में है, और ये हमें पता था कि आगे चल के एक चैलेंज बनेगा सोलर इंस्टॉलेशन होने के बाद में। हमने उसके बारे में अभी तक नहीं सोचा था क्योंकि हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम्स पहले खड़ी हुई थी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि वो इंजीनियर बैठा हुआ था और वो एक बंदर को देख रहा था जो पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा, ढक्कन खोला और उसके अंदर पानी से खेलने लगा। उसकी वो नोटिस तो एक्चुअली बंदर को कर रहा था, बट अचानक से उसकी नजर पानी की टंकी कहां पर रखी है उस पर पड़ी। तो वहां पे उसने रियलाइज करा कि पानी की टंकी डायरेक्टली लेंटल पर नहीं रखी है, इंस्टेड बहुत रॉक सॉलिड लोहे के एंगल्स डाले हुए हैं वॉल टू वॉल, वॉल में छेद करके, और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना के फिर पानी की टंकी रखी हुई है। तो लिटरली जहां हम लेंटर में छेद नहीं कर सकते थे, वहां हम वॉल का इस्तेमाल करके वॉल पर सारा लोड शिफ्ट कर सकते थे और वॉल से एंकरिंग कर सकते थे अपने कॉलम्स की, अपने पिलर्स की, जो हमें ग्राउंड से ऊपर लेकर जाने थे। मगर दिक्कतें यहां पे खत्म नहीं हुई थी। हमें नहीं पता था कि जिस मूवमेंट पे हम काम चालू करेंगे उसी मूवमेंट पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये वाली बिल्डिंग जो 1912 की है, तो इसकी दीवारें भी 16-16, 20-20 इंची चौड़ी हैं। तो मतलब मैसिव सपोर्ट मिल सकता था हमें इन वॉल से, और इन्हीं वॉल्स पे लोड हम नीचे तक देने वाले थे। यही हमारा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि हमारा काम एक्चुअल में एक पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट हुआ था, और जिस दिन हमारा काम स्टार्ट हुआ है उसके दूसरी साइड वाले सेक्शन में हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लेंटल नीचे गिर गया है। उस एक्सीडेंट में कोई डैमेज नहीं हुआ, किसी की लाइफ को कोई डैमेज नहीं हुआ, बट ये हमारे लिए बहुत बड़ा आई ओपनिंग मोमेंट था कि भाई अगर इस बिल्डिंग का 100 साल पुरानी बिल्डिंग का लेंटर इस तरीके से गिर रहा है, तो हमारे काम करते समय अगर कोई इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे एक तो रेपुटेशन खराब होगी और दूसरा ये प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इस चीज के लिए हम एक दूसरे रास्ते से गए। हमने पूरे लेंटर का स्ट्रेंथ टेस्ट कराया। अब ये 1.5 किलोमीटर फैला हुआ लेंटर था जिसके अंदर हमने खास करके 2 टेस्ट कराए। एक तो था रीबाउंड हैमर टेस्ट और एक था फेरो स्कैनिंग। ये दोनों ही टेस्ट आपको आपके लेंटर की स्ट्रेंथ बता देते हैं कि भाई ये कितनी लोड बियरिंग कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की कि 20 से 25 हाथियों का वजन हमें इस 100 साल पुरानी बिल्डिंग के लेंटर पर डालना था, तो ये टेस्ट ऑटोमेटिकली और ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अंदर कुछ एरियाज फिजिबल नहीं बताए जाते सोलर इंस्टॉलेशन के लिए या फिर लोड बियरिंग के लिए, तो हम लोगों ने वो वाले एरियाज को थोड़ा सा अवॉइड करके बाकी की रूफ के साथ में अपना काम चालू करा। तो जब कभी भी इस तरीके की रिपोर्ट आती है वो आपको एक्चुअली ब्रीफ करती है कि आप पर स्क्वायर मीटर एरिया में कितना लोड दे सकते हो, कितना वजन डाल सकते हो। और इस चीज को देखते हुए हमने जब हाइड्रा की मदद से सोलर पैनल स्ट्रक्चर अनलोड कराया तो हमने मेक श्योर करा कि हमने सारे पैनल्स एक ही जगह पे अनलोड नहीं कराए, हमने सारा स्ट्रक्चर एक ही जगह पे अनलोड नहीं कराया और उसको फैला के पूरी छत पे अनलोडिंग कराई। रीजन बीइंग ताकि स्टार्टिंग से ही पूरा का पूरा लोड यूनिफॉर्मली छत पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। मगर दिक्कतों का और हमारा इस प्रोजेक्ट में साथ एकदम लैला मजनू की तरह था।
अब होता क्या है कि जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हैं और इसकी ड्राइंग्स बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर तो स्टैड प्रो पास ही नहीं कर रहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल स्टेप होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता, स्टैड प्रो ये बेसिकली एक विंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, उसकी एंकरिंग करते हो, फिर आप विंड चलाते हो और देखते हो आपका स्ट्रक्चर स्टेबल बना हुआ है कि नहीं। अब जब ये स्ट्रक्चर पास नहीं हो रहा था तो हमें इसमें मल्टीपल क्रॉस ब्रेसिंग्स देनी पड़ी स्ट्रक्चर को रॉक सॉलिड बनाने के लिए, और 14 फुट हाइट पे ट्रसेस का सपोर्ट हमने दिया जिससे कि स्ट्रक्चर और ज्यादा सॉलिड हो सके, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे वजन को भी कम करना था। और समहाउ हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये स्टैड प्रो टेस्ट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिजाइन के साथ में क्वालिफाई कर पाए। और यहाँ पे जब हमारा स्ट्रक्चर का काम चालू होता है, साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चर लगते लगते पैनल्स का काम भी चालू हो जाता है और वायरिंग भी चालू हो जाती है। बट जब हम वायरिंग कर रहे थे तो हमारे को पहला एक दिमाग में थॉट था कि भाई हम वायरिंग कर रहे हैं इतने हाई राइज स्ट्रक्चर पे, शायद मंकी डैमेजेस नहीं होंगे। मगर भाई मंकी पहले जहां पे हमारी मदद करी, अब यहाँ पे वो हमारी तारों के पीछे पड़ गए थे। और अपने आप में एक खास बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऑप्टिमाइजर्स का इस्तेमाल करना, और वो भी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था और शायद आगे अब ट्रेंड बन जाएगा और होने लगेगा। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजर हमारी टीम ने क्यों सजेस्ट करे, क्योंकि ये वाला एरिया जहाँ पे पैनल लग रहे थे ये डेंसली पेड़ों से कवर्ड है, और पेड़ ऐसी चीज है जो ग्रो करेंगे ही करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब पेड़ ग्रो करेंगे, और अगर हम बिना ऑप्टिमाइजर के स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते तो एक पेड़ ग्रो करा, उसकी एक डाली की शैडो एक पैनल पे आती तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग के वोल्टेज को डाउन कर देती। बट ऑप्टिमाइजर लगाने से अगर एक पैनल पे शैडो है तो खाली वही पैनल इफेक्ट होगा, हमारी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज चलती रहेगी और ओवरऑल बिजली का प्रोडक्शन अच्छा बना रहेगा। अब यहाँ पे जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो हम बंदरों की वजह से फेस कर रहे थे, हमारी तारों को खा जाना, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक अपनाई कि हमने स्ट्रक्चर के पीछे ऑप्टिमाइजर को और वायर्स को केबल ट्रे में कवर कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे भाई बाइफेशियल पैनल्स थे, ये दोनों साइड से बिजली बनाते, आपने पीछे की साइड से ट्रे से कवर कर दिया। बट समहाउ कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है कुछ चीजें बचाने के लिए। मेरे भाई अगर तार काट दी तो बिजली बिल्कुल जीरो, इनफैक्ट अगर हमने ट्रे से कवर करा तो मात्र 1 या फिर 2% का ही एनर्जी एफिशिएंसी में लॉस आएगा। तो अब आप खुद देखो कि क्या चीज ज्यादा जरूरी बन जाती है एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें सॉल्व करना था वो था डीसी वायरिंग का। मैंने आपको बताया था साइट 1.5 किलोमीटर लंबी है और डीसी वायर एक कोने से लेके इन्वर्टर रूम तक लाना वो अपने आप में बहुत लंबा रन हो रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 2 चीजें बनाई। हमने इन्वर्टर रूम को सेंट्रली लोकेट करा बिल्डिंग में, जहाँ पे कि हम अपने सारे इन्वर्टर्स और उनके जो सिनर्जी यूनिट्स होते हैं उनको हम एक ही जगह पे लगा सके, जिससे कि मेंटेनेंस इजी हो और महंगे इक्विपमेंट है तो वो किसी कवर में ही रहें। वैसे ज्यादातर सोलर प्रोजेक्ट में 4 स्क्वायर mm की वायर से काम चल जाता है, बट जब डिस्टेंस ज्यादा लंबा होता है डीसी करंट का तो डीसी करंट अपनी एनर्जी एफिशिएंसी खोने लगता है। और यहाँ पे इस वजह से हमने 6 स्क्वायर mm की वायर्स का यूज करा, और वो वायर्स भी हम लोग इन्वर्टर रूम तक केबल ट्रे में लेकर गए। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि जब हम सोलर स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं इतने हाई राइज, तो वहां पे वॉकवेज हम उसके साथ ही डिजाइन करते हैं, और यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। जब हमने 14 फुट ऊंचा सोलर स्ट्रक्चर बनाया तो हमने वॉकवे भी उसी के साथ डिजाइन करा। अब वॉकवे का रीजन, सोलर आप आज के लिए तो नहीं लगा रहे हो, आने वाले 25 साल के लिए लगा रहे हो, तो वॉकवे हेल्प करता है पैनल की इजी मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग के लिए। और ये एक सर्टिफाइड एक अच्छी कंपनीज हमेशा ध्यान रखती हैं कि भाई जितना हमारा सोलर का स्ट्रक्चर जरूरी है उतना ही जरूरी है फ्यूचर मेंटेनेंस को ध्यान में रखना। और 3 अगस्त को फाइनली ये वाले प्रोजेक्ट का फाइनल हैंडओवर और कमिश्निंग होती है, जिसमें कि इसका इनॉग्रेशन होता है दिल्ली चीफ मिनिस्टर बहुत सारे लोगों के साथ में, और इसमें हम एक वीडियो प्ले करते हैं, इसमें वॉइस ओवर मेरा ही था। A powerful symbol of progress now shines brighter, not just through legislation, but through innovation. Delhi Vidhan Sabha now stands as a beacon of sustainability powered by the sun. A 500 kilowatt solar rooftop system has been successfully installed. मगर सबसे मुद्दे की बात आती है इस वाली वीडियो में, तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी, जानी, समझी, बट अगर आप अपने घर के लिए सोलर लगवाना चाहते हो और की पॉइंट्स ढूंढ रहे हो कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे मेरे को फोकस करना है सोलर लगाते हुए,
तो हमने एक्चुअली इन सबको एक आर्टिकल की फॉर्म में बना दिया है, जो कि हमारी वेबसाइट lumencity.in के ब्लॉग सेक्शन में है। आप ब्लॉग सेक्शन पे जा सकते हो, वहां पे ये वाला आर्टिकल जाके आप पढ़ सकते हो। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो 3 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की, तो वो यहाँ पे आ रही होगी, अभी के अभी क्लिक करके देखो।